नमस्कार, उत्कर्ष साइंस क्लासेज की मैथ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जो प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ये हमने जो स्टडी की थी वो आपके 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेट के बारे में हमने स्टडी की थी। तो जो ये सेट है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया हुआ है कि भाई किसको हम सेट कहेंगे और कोई सेट किस तरह से बनता है, क्या उस सेट के एलिमेंट होंगे, और मोस्टली जो सेट के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वही मैंने आपको नोट करा दी थी। और जो अब ये टॉपिक है उसमें हम एक्सप्लेन करने वाले थे टाइप ऑफ सेट्स को। किसके बारे में? टाइप ऑफ सेट। और टाइप ऑफ सेट्स के बारे में जो हम स्टडी कर रहे थे उसमें हमने फर्स्ट जो सेट लिया था वो लिया था हमने रिक्त समुच्चय, जिसे हम कहते थे एम्प्टी या वॉइड सेट। और जो सेट्स के जो टाइप है उसके अंदर जो ये रिक्त समुच्चय है, इस रिक्त समुच्चय के बारे में मैंने आपको बेसिकली जो नोट्स थे बनवा दिए थे। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं। जैसा कि इसका नेम है, अगर उस अकॉर्डिंग हम देखें तो रिक्त समुच्चय का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या 0। कहने का मतलब उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा। ऐसे सेट को हम बोल सकते हैं कि वो एक रिक्त समुच्चय होगा। और संकेत के लिए हम किसी रिक्त समुच्चय को फाई से इंडिकेट करते हैं। साथ में अगर आप किसी समुच्चय यानी मंझले ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी अवयव नहीं रखते, ऐसे रिक्त या खाली रख देते हो, तो ऐसा सेट भी क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। कभी भी किसी रिक्त समुच्चय को आप इस तरह से शो नहीं कर सकते। ये जो तरीका है वो आपका एक फाल्स तरीका है, गलत तरीका है, क्योंकि इसका मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक वॉइड सेट है या एम्प्टी सेट है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक और सेट है जिसमें सारे अवयव क्या हैं? 0 हैं। इसका मतलब ये होता है। तो आप दो तरह से रिक्त समुच्चय को शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था। सपोज दैट ए कोई एक सेट है जिसके अंदर x सच दैट x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स में से। और ख़ास तौर से उसके लिए कंडीशन गिवन है कि जो x का वैल्यू है x से ग्रेटर होगा, पर x का जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर है, पर लेस है किससे? 3 से। कहने का मतलब है 2 और 3 के बीच का प्राकृत संख्या आपको बतानी है। और हम कह सकते हैं कि इस सेट के अंदर सीधी सी बात है एक भी अवयव नहीं है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या मौजूद नहीं होती। तो आपके पास रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन बन जाती है कि रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर आने वाले अवयवों की संख्या क्या है? 0 है। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट था, मैं आपको हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ। आपने जो सेट पढ़ा वो पढ़ा परिमित समुच्चय। और जो परिमित समुच्चय की परिभाषा थी, मैंने बताया था कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर आने वाले अवयवों की संख्या कैसी हो? परिमित हो। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो कोई आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का सेट B है, तो इसके अंदर आने वाले जितने भी स्वर हैं उनकी संख्या एक निश्चित संख्या है। इसलिए ऐसा सेट जिसके अंदर आने वाले अवयवों की संख्या कैसी हो? अवयवों की संख्या निश्चित हो,
यानी अगर मैं कहूँ तो ऐसी हो कि जिसको आप काउंट कर सको, काउंटेबल हो, तो आप कह पाओगे कि ऐसा समुच्चय कैसा है, एक परिमित समुच्चय होगा। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है जो स्वरों का समूह है। खास बात एक चीज इसमें याद रखने वाली ये है कि जो आपका एम्प्टी सेट होता है यानी रिक्त समुच्चय होता है, तो रिक्त समुच्चय भी अपने आप में क्या होता है, एक परिमित समुच्चय का ही उदाहरण है, परिमित समुच्चय का ही उदाहरण है। क्यों कहते हैं इसे, मैं इसके बारे में एक ही लॉजिक देना चाहूँगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय में आने वाले अवयवों की संख्या हमें पता है 0 है। क्या है, कोई भी उसके अंदर अवयव नहीं है, और 0 भी एक तरह से काउंटेबल में आ जाता है कि आने वाली जो संख्या है वो 0 है, नल है, खाली है, तो ऐसे में उसको आप परिमित ही बोलोगे। बाकी का इसी का एक और अपोजिट वर्ड जिसको हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, तो इसी की परिभाषा के जस्ट विपरीत इसकी परिभाषा है कि इसमें काउंटेबल होते हैं आने वाले अवयव, जबकि अपरिमित समुच्चय के अंदर आने वाले जो भी अवयव हैं उनकी संख्या कैसी होती है, अनिश्चित। यानी नेचुरल्स नंबर का सेट लूँ तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी इस सेट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो अवयवों की संख्या है वो कैसी है, अनिश्चित है, अनंत है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो ऐसे समुच्चय का कहलाते हैं अपरिमित समुच्चय। अगर हम एक बात यहाँ ये भी नोट कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इसकी खास बात है कि किसी भी अपरिमित समुच्चय को सेट पे प्रदर्शित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ आने वाले अवयव हम काउंट नहीं कर सकते, और ज़्यादातर बेस्ट रहता है कि हम इस तरह के समुच्चय को सेट बिल्डर फॉर्म में या समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा इसको इंडिकेट कर सकते हैं। फिलहाल अगर इसे टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो आप प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को इस तरह से देखोगे कि यहाँ पे आने वाले अवयव कैसे हैं, अनंत हैं, तो ऐसे में अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद जस्ट जो मैंने टॉपिक लिया था वो था आपके जो नेक्स्ट था जिसमें हमने चर्चा की थी इक्वल सेट की या फिर समान समुच्चय की। तो देखिएगा नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे आता है इक्वल सेट, जिसको हम बोलते हैं समान समुच्चय। देखिए इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन पता लग रही है। मैं इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल ए कोई आपका सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 डॉट डॉट और लास्ट जो अवयव है वो है 10। यानी मैं कह सकता हूँ एक ए ऐसा सेट है जिसमें 1 से 10 तक के अवयव हैं। साथ ही मैंने एक बी सेट को इंडिकेट कर लिया। अच्छा, इसको थोड़ा अगर और शॉर्ट करें तो हम यूँ मान के चलें इसमें 5 अवयव हैं। ए में कितने अवयव ले लिए मैंने, 1 से लेके 5 तक, और बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर मैंने 5 अवयव लिए हैं। तो यहाँ खास बात देखने वाली ये है, अगर सेट ए बी के बराबर है तो ए के अंदर जो भी अवयव हैं, ए के अवयव बी में होंगे और बी के सारे अवयव किस में होंगे, ए में होंगे। यानी इनमें एक भी ऐसा कोई अवयव नहीं होगा कि जो ए में नहीं है या फिर दूसरे बी में नहीं है। ऐसे अवयव होंगे जो दोनों में अवेलेबल हैं। तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कह सकते हैं कि भाई ए, अगर इसको मैथ के फॉर्म में बोला जाए तो ए इक्वल होगा बी के इफ एंड ओनली इफ अगर x बिलोंग्स करे a में से, implies that x also belong b। देखिए खास बात, जब मैंने कहा a के सारे अवयव b में होंगे, b के सारे अवयव a में होंगे, तो यहाँ पे
एक डेफिनेशन और आती है कि मैं यूं भी कह सकता हूं कि ए के अंदर आने वाले अवयवों की संख्या बी के अंदर आने वाले अवयवों की संख्या के बराबर भी होनी चाहिए। भाई इसके अवयव सारे इसमें हैं बी में और बी के अवयव सारे किसमें है ए में, तो एक डेफिनेशन यहाँ ये भी निकल के आती है कि ए के जो अवयवों की संख्या है उतनी ही होगी जितना कि आपके किस में हो, बी में हो। तो यहाँ पे हम एक सेट और पढ़ेंगे, उस सेट को हम कहेंगे समतुल्य समुच्चय। ये कैसा समुच्चय है, जरा एग्जांपल देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया है जिसके अंदर मेरे पास 3 अवयव हैं, बी लिया इसके अंदर मेरे पास 3 अवयव हैं। दोनों को अगर हम जस्ट देखें तो ए में उपस्थित अवयवों की संख्या बराबर है बी में उपस्थित अवयवों की संख्या के। हम दोनों में अवयवों की संख्या देखते हैं तो दोनों में 3 है, पर खास बात इसमें यह भी है कि अगर मुझे समतुल्य सिद्ध करना है, अगर मेरे को समतुल्य समुच्चय चेक करना है तो मैं कहूँगा कि ए में उपस्थित अवयवों की संख्या को बी में उपस्थित अवयवों की संख्या के इक्वल हो, तो मैं कह सकता हूँ ए है वो बी के कैसा होगा, समतुल्य होगा। यही अगर डेफिनेशन यहाँ देखूँ तो मैं ए और बी आपस में समतुल्य हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कि कोई भी समतुल्य समुच्चय है वो समान समुच्चय हो सकता है क्योंकि दोनों में अवयवों की संख्या समान है। पर अगर इन दोनों में एक चीज़ देखी जाए तो हम ये कह पाएंगे क्लियरली कि जो हमारा यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि समतुल्य जो समुच्चय है क्या वो समान समुच्चय होगा, तो हम कह पाएंगे कि अगर इसी एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो ए सेट बी के समान नहीं होगा। उसका रीज़न है क्योंकि हमने देखा 1 2 3 अवयव इसमें हैं, 3 इसमें हैं, पर 2 3 यानी जो एक अवयव समुच्चय ए का तो है पर एक बी का अवयव नहीं है। साथ में जो इसका 5 है वो बी का अवयव तो है पर ए का अवयव नहीं है। यही रीज़न है कि हम समुच्चय ए और बी को इस वाले एग्जाम्पल के लिए समान समुच्चय नहीं कह सकते। दोनों में यही डिफरेंस होगा। सीधी सी बात पता लग रही है कि जो समतुल्य समुच्चय होते हैं उसमें अवयवों की संख्या हमारे पास कैसी होती है, बराबर होती है, जबकि समान समुच्चय में स्वयं अवयव ही ए के अवयव बी में होंगे, बी के अवयव ए में होंगे। और ख़ास बात यह है कि वो क्रम में किसी भी तरह से हो सकते हैं, क्रम उनका कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो समुच्चय आता है वो आता है हमारा एकल समुच्चय। देखिएगा जैसा कि इसका नाम है एकल समुच्चय, इसको हम कह सकते हैं सिंगलटन सेट। सीधी सी डेफिनेशन है, एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, एक हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, सपोज दैट ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक ही अवयव है, जैसा कि 2। एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक ही अवयव हो। बी एक ऐसा सेट मैंने लिया जिसके अंदर एक ही अवयव है, स्मॉल ए। यहाँ पे अवयवों की संख्या क्या है, एक ही है। देखो ये कुछ हमने सेटों के बारे में पढ़ा था कि सेट किस किस तरह के हो सकते हैं। सेट अवयवों की संख्या के आधार पे कैसे होते हैं, अवयवों की संख्या के आधार पे उन्हें समतुल्य बोला जाता है। अगर अवयव दोनों में ही एक जैसे हों तो उन्हें समान सेट यानी समान समुच्चय बोला जाता है। अभी हम बात करेंगे कुछ सेट से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन की। तो जो सेट थ्योरी है उसके अंदर हम सबसे पहले
बात करना चाहेंगे सबसेट की। सबसेट को बोला जाता है उप समुच्चय। वैसे तो इसके नाम में इसका अर्थ छिपा पड़ा है। सबसेट यानी किसी सेट के अवयवों से, कोई एक सेट है जिसके अवयवों से एक दूसरा सेट बनाया जाए। कहने का मतलब, आप एग्जांपल से देखिएगा, मान लो सपोज दैट ए कोई एक सेट है जिसमें 1 से लेकर के 10 तक के यानी 10 अवयव थे। बी कोई एक दूसरा सेट है, यहां मेरे पास 4 ही अवयव हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर सेट देखा जाए कि इनमें से बड़ा सेट कौन सा है, तो सेट ए बड़ा है, इसमें 10 अवयव हैं, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। और बी, इस सेट के अंदर आपके पास 4 ही अवयव हैं, 2 से लेकर 5 तक की संख्याएं इसके अंदर लिखी गई हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये सेट बी है छोटा है, ए वाला आपका बड़ा सेट है, और बी के सारे अवयव इस सेट ए के अंदर मौजूद हैं। मैं कह सकता हूं कि जो आपका बी सेट है वो किस में से बनाया गया है, आपका बी सेट ए के अंदर से बना है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट बी है ए का क्या है, उपसमुच्चय। ठीक है। और अगर मैथ्स में इसको इंडिकेट करना है तो हम क्या बोलेंगे, बी सबसेट है किसका, ए का। बी इज द सबसेट ऑफ ए। एक तरह से मैं कह सकता हूं बी फोटोकॉपी है, जीरोक्स कॉपी है किसकी, ए की, क्योंकि बी के सारे अवयव कहां से लिए गए हैं, ए में से लिए गए हैं। अतः यहां पे बी सबसेट होगा किसका, ए का। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा लार्ज स्केल पे लें, तो इसी क्वेश्चन के एग्जांपल को देखते जाना। दोनों में बिगर सेट कौन है, बड़ा सेट कौन है भाई, ए है। बी कौन है, स्मॉलर सेट है। इस एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। मैंने ये भी कह दिया कि बी सबसेट है किसका, ए का। पर बड़ा कौन है, अवयवों की संख्या अधिक किस में है, ए में है, क्योंकि ए में अवयवों की संख्या अधिक है, इसलिए ए, क्योंकि जैसे ये सबसेट होता है जिसको हम उपसमुच्चय बोलते हैं, उसी तरह से ए क्या है, अधिसमुच्चय है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अधिक है ना, बी से अधिसमुच्चय है। और यही परिकल्पना है आपके सुपर सेट की। क्योंकि किसी छोटे सेट को अगर आप उपसमुच्चय कहोगे किसी बड़े सेट का, तो उस बड़े सेट को आप यूं भी कह सकते हो इनडायरेक्ट वे में कि ए अधिसमुच्चय है किसका, बी का, और बी उपसमुच्चय है किसका, ए का। तो यहां से आपके पास दोनों थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अगर हम सबसेट के निरूपण के बारे में अगर और थोड़ा चर्चा करें, तो देखिए हम इसके बारे में एक चीज और कह सकते हैं कि जो ये सबसेट होते हैं उसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला बी सबसेट है ए, या तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, या फिर कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, जो ये सबसेट का साइन है इसके नीचे ये इक्वल का साइन भी लगा मिलेगा। अब बात ये आती है कि दोनों का मीन एक ही है। यहां भी आप यही कहोगे B इज द सबसेट ऑफ A, पर B क्या है, B A का क्या है, उपसमुच्चय है। यहां एक बात क्लियर है कि इस इक्वल साइन के लगने से क्या फर्क पड़ा। अब भी A का उपसमुच्चय है, पर मैं बताना चाहूंगा इस इक्वल साइन
और इसमें इक्वल ना होने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ अगर दोनों में एलिमेंटों के नंबर जानना चाह रहे हो कि भाई किसके पास एलिमेंट है, मैं कह दूं कि ए वाला है उसके पास अवयवों की संख्या ज्यादा है, ए कैसा है इसका सुपर सेट है, ठीक है। यहाँ आराम से आप देख सकते हो कि बी ए का उपसमुच्चय, कहने का मतलब बी के सारे अवयव ए में तो हैं, पर जो अवयवों की संख्या है वो ए में ज्यादा है, ए बड़ा है और बी छोटा है। पर अगर आपने इस तरह से b को a का सबसेट कहा है तो यहाँ जो ये इक्वल साइन है वो ये दर्शाता है कि a व b में अवयवों की संख्या क्या है, बराबर है। a और b के अवयवों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। कहने का मतलब है a और b दो अलग अलग सेट ना होकर कैसे दिखेंगे, एक ही जैसे सेट दिखेंगे। दोनों सेट कैसे होंगे, एक ही जैसे होंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, शो करने का तरीका है। अगर आप ये इंडिकेट करना चाह रहे हो कि किसमें अवयव कम है या कहीं सुपर सेट या आपका सबसेट एक साथ अप्लाई करना चाह रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बी के अवयव ए से क्या है, कम है, और यहाँ क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ सुपर जो सेट है वो आसानी से पहचाना जा सकता है, पर यहाँ पे ए इसका सुपर सेट नहीं होगा। बी और ए एक तरह से आपके कैसे होंगे, इक्वल सेट की तरह रिएक्ट करेंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें सुपर सेट को, सब सेट को और सुपर सेट को समझने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ सेट के एग्जाम्पल सीखे थे, जिसमें फर्स्ट था आपका n, जिसको बताया गया था कि भाई 1 से लेके आपके जो काउंटिंग के नंबर्स का सेट होता है वो नेचुरल नंबर्स का सेट बन जाता है। और अगर आप इसको देखते हो तो आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आपसे पूछा जाए कि ये परिमित है या अपरिमित समुच्चय, तो आप कहोगे कैसा है, ये अपरिमित समुच्चय है, ठीक है, क्योंकि इसके अवयवों को आप काउंट नहीं कर सकते, सो ऑन अनंत तक जा रहे हैं। इसी तरह से मैं बोलूँ होल नंबर, तो यहाँ पे 0 से ये स्टार्ट हो रहा है और 0 से ये स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यूसली अनंत तक ये भी जा रहा है, ये भी अपने आप में एक अपरिमित समुच्चय ही है। नेक्स्ट नंबर पे मैंने आपको सिखाया था कि z यानी पूर्णांकों का समुच्चय, और जिसके अंदर 0 + -1 + -2 डॉट 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 ये भी इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है, तो अपने आप में z भी एक अपरिमित समुच्चय ही होता है। यहाँ इससे आगे आपने एक सेट और पढ़ा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं आपके परिमेय संख्याओं का समुच्चय q। अगर q के बारे में देखा जाए तो p/q के रूप की संख्याएं होती हैं, जहां q इसका कभी 0 नहीं होता है, और p belongs to z एंड q belongs to also z, यानी पूर्णांकों में से p और q को लिया जाता है। तो यहाँ आपके पास एक और सेट बन जाता है परिमेय संख्याओं का। और अगेन मैंने बताया था q डैश के अंदर आपकी जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और जो छठे नंबर पे आ रहा है वो आ रहा है रियल सेट, और इस रियल सेट के अंदर आपके q और q डैश इनकी मिक्सिंग का सेट होता है। तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि जो सबसे बड़ा सेट है, तो देखो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा इनके बारे में जस्टिफिकेशन करोगे तो एक चीज़ समझ में आती है। यहाँ 1 2 3 मैं अगर n और w में कंपैरिजन कराऊं तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो n है उसके सारे अवयव किस में मौजूद हैं, इसके सारे अवयव होल नंबर में मौजूद हैं। बोलो n छोटा है, होल नंबर का सेट बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं n सबसेट है किसका, भाई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय किसका सबसेट होगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होगा। इसी तरह से सारे की सारे पूर्ण संख्याएं किसके अवयव हैं, z के, यानी 0 1 2 3 के अलावा इसमें माइनस वाले एलिमेंट भी आ रहे हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, z बड़ा है। अगर ये z बड़ा है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ कि जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है वो किसका समुच्चय है, z का होगा। फिर देखिए इन पूर्णांकों के समुच्चय से क्या बनाई गई थी, परिमेय संख्या, p belongs to z, q belongs to z। तो मैं कह सकता हूँ कि जो z है वो भी सबसेट है किसका,
क्यू का अगर आप इसी तरह से अगर इसका इंट्रो करते जाते हो तो हम फाइनली एक चीज़ देख पाते हैं कि जो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ा सेट है वो कौन सा है, आपका रियल नंबर का सेट। और ये रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा होता है, यानी सारे क्यू का जो सेट है वो किसके अंदर से लिया गया है, इन दोनों में बड़ा कौन है, क्यू और आर में आर बड़ा है, क्योंकि आर के पास परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्यू है वो भी सबसेट किसका होगा, आर का। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि आपका जो क्यू डैश है वो भी सबसेट होगा किसका, आर का, क्योंकि आर जो सेट है वो सबसे बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि आर इन सब के लिए सुपर सेट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सुपर सेट का, क्योंकि आर सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा सेट है, अतः आर इन सब के लिए क्या है, एक तरह से सुपर सेट है, अधिसमुच्चय है इनका, ये भी हम कह सकते हैं आर सुपर सेट की तरह होगा। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके इंट्रो में जो चीज़ें थी आपको सिर्फ इतना देखना होता था कि अगर एक सेट के अवयव अगर किसी दूसरे सेट के अंदर मिल रहे हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि आपका जो कम अवयव वाला सेट है वो उसके अधिक अवयव वाले सेट का क्या होगा, एक तरह से सबसेट होगा। तो आप किसी भी सेट के अंदर ये आसानी से देख पाओगे कि कौन सा आपका जो सबसेट है या कौन किसका सुपर सेट है। दोनों में डिफरेंस बस कहने का है, जिसके अवयव कम होते हैं वो तो सबसेट बन जाता है और जिसके अवयव ज़्यादा होते हैं वो क्या बन जाता है, सुपर सेट बन जाता है। और यहाँ जो एग्जाम्पल था प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो सबसेट है किसका, यानी उपसमुच्चय किसका है, पूर्ण संख्याओं का, और पूर्ण संख्याएं जेड के उपसमुच्चय हैं और जेड क्यू का उपसमुच्चय है और क्यू आर का उपसमुच्चय है और क्यू डैश भी आर का उपसमुच्चय है और आर रियल नंबर का जो सेट है वो सबसे बड़ा है। इस वजह से हम कह सकते हैं आर इन सब का क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो यहाँ कुछ सेट से रिलेटेड कुछ मैंने आज जो आपको डिस्कस किया है उस थ्योरी पे एग्जाम्पल्स आप देखिए, और जो आपका पॉइंट 2 एक्सरसाइज है वो इस थ्योरी से अप्रोक्सीमेशन में सारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आपको पॉइंट 2 को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें और याद रखने होंगे जिनको मैं बताना चाहूँगा कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पॉइंट 2 सॉल्व करेंगे। आपको एक तो ये याद रखना है, अगर मेरे पास एक कोई सेट है जिसमें इस तरह से कुछ अवयव हैं तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि एक है वो बिलोंग करता है किस सेट को, ए को। इसका मतलब है एक ए का अवयव होगा, ठीक है ना। तो कोई भी अवयव किसी भी सेट का अवयव हो सकता है, कहने का मतलब है बिलोंग्स का जो मतलब होता है आप इसको सीधा बोलोगे का अवयव। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, आप आसानी से सेट को कर पाओगे। बाकी के जो सिमिलर इसके क्वेश्चंस हैं वो आपको सिर्फ सेट पहचानने से रिलेटेड है कि कौन सा सेट परिमित है, अपरिमित है, या कौन सा सेट आपका रिक्त समुच्चय है।